हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम क्लास 5th की रिमझिम पाठ्यपुस्तक में से पाठ 4 नन्हा फनकार के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारी कहानी है कि एक छोटे बच्चे की है, 10 साल का केशव है, ये उसकी कहानी है। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। वे लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही इसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उकेरना शुरू कर दिया। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी को नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वे आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वे कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे सतंगराश भी अपने अपने कामों में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने में वे सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनसे इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वे बहुत बारीक जालियां महीन नफीस बेल बूटे कमल के फूल लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात की पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर ही रही छेनी हथौड़ों को ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई पड़ी। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर मैं चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं अपने आप को पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वे आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ, केशव ने कहा। तो उस आदमी ने कहा कि 10? अच्छा। वे आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 20 से ऊपर, कद मंझला। वे सफेद अंगरखा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। ये और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वे मुड़कर भौचक से खड़े हुए केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुक कर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वे जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश किसी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखलंदाजी भली ना लगी। उसने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे, बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका भी धक धक कर रहा था, पर वे डरा हुआ था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो जैसे कि इसमें भी बताया गया कि एक बच्चा था 10 साल का केशव, जो कि नक्काशियों का काम करता था, पत्थर को तराशने का। ठीक है, जो हुनर वो उसने अपने पिता से लिया था, क्योंकि जब अकबर का किला बन रहा था तो केशव के पिताजी ने उसमें काम किया था। तो अपने पिता का ही हुनर उसके अंदर भी था कि वो सारी नक्काशियों का काम अपनी शुरू कर रहा था। और जिस वक्त बादशाह अकबर आए हैं, तो उस वक्त वे जिस टाइम बादशाह अकबर आए हैं
जिस वक्त बादशाह अकबर आए हैं तो उस वक्त वे घंटियां बना रहा था, जो कि बहुत ही अच्छे से तराश ली जा रही थी। तो बादशाह अकबर उससे पूछने लगते हैं कि ये घंटी क्या तुमने बनाई, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि एक 10 साल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा इतनी अच्छी तराश कर सकता है। ठीक है, लेकिन और केशव को भी ये बात नहीं पता थी कि जो आकर मुझसे इसने सवाल जवाब कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये कौन है। ये तो जब वो पहरेदार आया है महल से, तब उन्हें केशव को पता चला कि ये बादशाह अकबर हैं। और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा हैरानी में था, क्योंकि बादशाह अकबर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, उसके काम की तारीफ कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा हैरान था उस वक्त। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते बोले, ठीक है, अब बताओ मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्योंकि जब केशव से अकबर ने कहा, बादशाह अकबर ने, कि वो भी ये सीखना चाहते हैं कैसे बनता है ये, तो उस टाइम पर केशव को बहुत हैरानी हुई कि मतलब क्या बादशाह यहाँ ज़मीन पर मेरे साथ बैठ के ये काम करेंगे, ये सब करेंगे? तो क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अब हंसकर बोले, अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरे डलिया ढोने में किसकी मदद की थी। क्या ये काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वे अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया, तो उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे करके उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वे लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह, एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वे बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव, सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराज, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वे मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करूंगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव, बादशाह अकबर ने जवाब दिया। फिर तो पूरे दिन संगत राशों के बीच केशव की धूम मची रही। वे बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात को हो चली। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वे धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर भी वे सीकरी में ये शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनकी एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा,
बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा सब अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें एक 10 साल के बच्चे की कहानी बताई गई है, जिसका नाम केशव है, जो अपने पिता के हुनर को देखते हुए, जो पिता काम करते थे, बादशाह अकबर का जब किला बन रहा था तो उन्होंने उसमें काम करा है। तो उन्हीं का काम देखते हुए उनका बच्चे के केशव के अंदर भी वही हुनर है कि वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया है। पत्थरों पे तराशना, डिज़ाइन देना, उसे नक्काशी बनाना, इसका काम करता है। जो कि बादशाह जब उसे करते हुए देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी अच्छा डिज़ाइन तरा सकता है, क्योंकि वो घंटियाँ बना रहा था उस टाइम। तो इसलिए बादशाह केशव से पूछते हैं कि तुम ये जो काम कर रहे हो, क्या तुमने बनाई है ये घंटियाँ? तो केशव बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है कि हाँ, ये घंटियाँ मैंने ही बनाई हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से केशव से बादशाह अकबर ये कहते हैं कि ये घंटियाँ मुझे भी बनाना सिखा दो कि किस तरीके से काम करते हैं इसमें। तो केशव बादशाह अकबर को ये सब काम सिखाता है। और वैसे केशव ये सिखाते सिखाते बहुत हैरानी में भी होता है कि एक बहुत बड़े बादशाह, हिंदुस्तान के बादशाह जो हैं, वो मेरे साथ में बैठ के ये इतना मामूली सा काम सीख रहे हैं। तो उसे बहुत हैरानी होती है, लेकिन वो बादशाह को अपना काम बखूबी जो कर रहा होता है, वो उन्हें पत्थर पे नक्काशी तराशना, नक्काशी बनाना, ये सब सिखाता रहता है। और जब बादशाह वहाँ से जाने लगते हैं तो केशव उनसे दोबारा पूछता है कि क्या आप दोबारा आएंगे, क्योंकि केशव को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि बादशाह अकबर उनके पास बैठकर काम सीख रहे हैं कुछ उनसे। केशव को बहुत अच्छा लगता है, तो वो बादशाह से दोबारा पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा। और बादशाह ये भी कहते हैं, बादशाह अकबर उससे केशव से, कि जब मेरा किला तैयार हो जाएगा और मैं कारखाने बनवाऊँगा तो मैं तुम्हें उसमें ज़रूर काम करवाऊंगा, तुम उसमें काम करोगे और तुम एक बहुत बड़े कलाकार बनोगे। ये सुनकर केशव बहुत खुश हो जाता है और वो अपने पिता से यही कहता है कि बादशाह अकबर ने कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा और मैं उनके बनाए हुए कारखानों में काम करूंगा, जिससे वो बहुत खुश रहता है। उसके अंदर एक अजीब सी चमक आंखों में केशव के होती है। ठीक है, तो इस कहानी को ये हमारी चैप्टर, हमारा पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। इसे आप पढ़िएगा एक बार फिर से, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है केशव और बादशाह अकबर की। ठीक है, और अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। केशव की घंटियां, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने ये बात किसके लिए कही है? केशव के काम की तारीफ में, ये जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियां किसने बनाई है ये जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां नहीं बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रॉब, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। अब है हमारा दूसरा, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा है। उसके द्वारा तराशी जा रहे घंटी और कड़ियों का चित्र आप अपनी कॉपी में बनाइए। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसमें जैसे कि केशव का बताया गया है कि वो बना रहा है, वैसे आप अपनी कॉपी में कोई कड़ियों का या घंटियों का चित्र बनाएंगे। और उसके अलावा कोई खास इमारत जो है हमारी, अगर आपको कोई याद हो जिसमें नक्काशी की गई हो, वो पिक्चर आप अपनी कॉपी में पेस्ट करेंगे। ठीक है, चिपकाएंगे। इसके बाद है हमारा कहानी से, ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? चौथा प्रश्न, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? पांचवा प्रश्न, खरगोश की सी कतार आंखें। तो मतलब ये जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं, हमारे 8 प्रश्न उत्तर हैं, ये वैसे तो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इनके उत्तर आपको इसमें बखूबी बहुत आराम से मिल जाएंगे। पर फिर भी मैंने आपको नोट कर दिए हैं, आप इजिली अपनी कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न पहला, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? उत्तर है, अकबर एक नेक दिल राजा थे। वे समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत के लिए लोगों से मिलकर बात करते थे। पहरेदार के आने से केशव और बादशाह अकबर की बातचीत में बाधा आ गई, इसलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। प्रश्न 2 का उत्तर है, यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है। प्रश्न 3 का आंसर है शेर जैसी दहाड़, जैसे कि इसमें बताया गया है इसके प्रश्न 3 में कि खरगोश की सी कतार आंखें। ठीक है, ये केशव के लिए बोला गया है पाठ में। तो पशु पक्षियों से तुलना करते हुए बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण हमें बताने हैं। तो इसका उदाहरण है जैसे शेर जैसी दहाड़,
कोयल जैसी आवाज़, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आंखें, डोंगरी जैसी चाल। ठीक है। अब है प्रश्न 4, उसका उत्तर है केशव ने बादशाह अकबर को संदेह भरी नजरों से इसलिए देखा क्योंकि अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे, उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव जैसे बच्चे से पत्थर तराशना सीखने की इच्छा रखी तो केशव को बड़ी हैरानी हुई इस बात से। प्रश्न 5 में का उत्तर है इस उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है क्योंकि यह उम्र उनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है। जैसे कि प्रश्न 5 में जो बताया गया है, प्रश्न 5 हमारा ये है ना। छठा प्रश्न 6, क्या केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र बच्चों की तरह क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम करने में काम से जुड़ने के ठीक है या नहीं है। तो ये हमारी राय पूछी गई है, हमें अपनी सोच के हिसाब से उत्तर देना है इसका। तो इसका जो उत्तर है हमारा ये है कि इस उम्र के बच्चों को इस तरह के काम करने से जुड़ना ठीक नहीं क्योंकि ये उम्र उनके पढ़ने लिखने की होती है। प्रश्न 6 का उत्तर है आज बादशाह अकबर मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की, उन्होंने मुझे नक्काशी का काम सिखाने को कहा। मुझे बादशाह की ऐसी इच्छा पर हैरानी हुई, फिर भी मैंने उन्हें बहुत अच्छे से नक्काशी का काम सिखाया। तो ये बादशाह अकबर के जाने के बाद पूरा दिन सिर्फ केशव ने सबको अपनी यही कहानी सुनाता रहा था। ठीक है। अब है हमारे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में हमारा पहला है तलखी यानी कड़वापन, तराश किसी वस्तु को सुंदर तरीके से काटने की कला, बेशक बिना शक किए बड़ा आदमी जिसके पास बहुत धन दौलत हो, हुजूर आला राजा जी, भौचक से खड़े होना, हैरान होकर खड़े होना। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा ग्रामर का वर्ग है। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझना है और इनके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे चुनाव, पढ़ाओ, बहाव, लगाओ। तो जैसे इसमें दे रखा है संज्ञा, ये संज्ञा दे ही रखी है हमारे प्रश्न में और हमें क्या करना है, किस क्रिया से बने हैं वो क्रिया लिखनी है और उसको फिर हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो संज्ञा में चुनाव क्रिया किस क्रिया से बना है, चुनना से। ठीक है, और इसको हमने अपने वाक्य में प्रयोग किया। आज कक्षा में मॉनिटर का चुनाव है। दूसरा पढ़ाओ, कौन सी क्रिया से बना है, पढ़ना से। इसका हमने वाक्य में प्रयोग किया, आज यही पढ़ाओ डाल लेते हैं। तीसरा है बहाओ, क्रिया बहना, गंगा का बहाव बहुत तेज है। लगाव, क्रिया लगना, लता को किताबों से बहुत लगाव है। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है ग्रामर का। इसे अपनी ग्रामर की कॉपी में नोटबुक में नोट करना है। इसके बाद दे रखा है ये हमारा, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकी शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करना है। रेखांकी शब्द यानी कि जो रेखा खींची हुई है, बुदबुदाई। ठीक है, तो इसमें और इन शब्दों में क्या फर्क है, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर है हमारा फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। फुसफुसाना यानी कि धीरे से किसी और को कुछ बोलना, बड़बड़ाना किसी बात को अपने आप से ही बार बार बोलना, भुनभुनाना गुस्से से धीरे धीरे बोलना। ठीक है, अब इन्हें आपको वाक्यों में, जैसे मैंने अभी ऊपर संज्ञा और क्रिया वाले वाक्य बनाए हैं, आपको इसमें इनको वाक्य में प्रयोग करना है। किसको, फुसफुसाना को, बड़बड़ाना को, भुनभुनाना को अपने वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर का वर्क था जो आपको ग्रामर की नोटबुक में करना है। जो प्रश्न उत्तर वगैरह थे वो आपको अपनी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर की कॉपी में नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है अपना आपका पार्ट, आपका प्रश्न उत्तर और ग्रामर के साथ, व्याकरण के साथ। इसे अपना नोटबुक में नोट करिए और इस चैप्टर को एक बार फिर से दोबारा से पढ़िए और देखिए आपको क्या समझ में आता है और आपको को इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, और इसका जो वर्क है ये अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। थैंक यू।